सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हमारा डे 3 डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीपीई यानी कि करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन। तो ये वीडियो थोड़ी लेंदी होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने को है और मैं एक एक टॉपिक पे पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मेन पॉइंट्स जो है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, और जो मैं आपको बोलूँगी कि आपको अच्छे से पढ़ना है वो आप अच्छे से पढ़ लेना, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ करिकुलम, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम सिलेबस, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। यानी करिकुलम क्या होता है ये पूछा है, और सिलेबस से वो सिलेबस से कैसे अलग है, तो इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस बताना है। तो करिकुलम में क्या होता है कि पूरा मतलब जो एक बच्चे के लिए सब कुछ चीज़ें, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं, सब कुछ जो होता है वो करिकुलम में इंक्लूडेड होता है। और सिलेबस में क्या होता है कि क्या बच्चे को पढ़ना है, पढ़ाई से रिलेटेड वो होता है। ठीक है, और जो करिकुलम है उसमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है ये, और जो सिलेबस होता है ये शॉर्ट होता है। ठीक है, करिकुलम में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, सीबीएसई होगी, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, बड़े बड़े ब्रांचेस इंक्लूड होते हैं। और जो सिलेबस होता है ये भी वही ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में इनकी इंटरेक्शन ज़्यादा होती है सिलेबस को लेके। अब करिकुलम जो होता है इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, कोर्स लिखा होता है, लर्निंग बच्चों को क्या क्या एक्सपीरियंस मिलने चाहिए वो सब लिखा होता है। और सिलेबस में बस ये बताया होता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। अब देखिए नेचर क्या है करिकुलम डेवलपमेंट का। देखिए सबसे पहला नेशनल गोल ऑफ एजुकेशन की नेशन की डेवलपमेंट हो, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सब ऑर्गेनाइजेशन से कुछ टॉपिक उठाए जाते हैं, जैसे पॉवर्टी, इलिटरेसी, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारे टॉपिक जो होते हैं वो उनको उठाया जाता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पे भी ये बेस्ड होता है। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के ऊपर, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, उन लोगों के लिए भी इसमें जगह होती है, मतलब उन लोगों के प्रति हमें ये वो करते हैं, अवेयर करते हैं। डाइवर्सिटी का ध्यान रखते हैं, जैसे इंडिया है वो डाइवर्स नेशन है, यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन, कास्ट है, उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करके चलते हैं। तो ऐसे इसके बहुत सारे नेचर हैं वो आपको लर्न करने हैं, और जो फर्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, डिस्क्राइब ईच कॉम्पोनेंट ऑफ दिस प्रोसेस। यानी प्रोसेस बताना है, तो इसमें पहले देखो 4 कंपोनेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग अ सब्जेक्ट, कि हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो क्यों पढ़ाना है। ठीक है, कोर्स कंटेंट मतलब जो भी सिलेबस होगा कि अब क्या क्या पढ़ाना है। फिर होगा लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर बच्चे को क्या एक्सपीरियंस मिलेगा उससे, बच्चा क्या समझेगा। और उसके बाद फोर्थ होता है इवैल्यूएशन, कि जो हमने सोच के करा वो ठीक था या नहीं था। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ करिकुलम फॉर द स्टूडेंट्स, टीचर एंड कम्युनिटी। यानी बच्चों के लिए, टीचर के लिए और कम्युनिटी के लिए करिकुलम क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप करिकुलम को एक्सप्लेन करोगे कि करिकुलम होता क्या है। फिर आपको ये हेडिंग डालनी होगी इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स। उसमें आप बताओगे कि वो बच्चे की नॉलेज को इम्प्रूव होगी, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी, लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा बच्चों को। ठीक है, और फिर टीचर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस होगी, टीचर को ये पता चलेगा कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इवैल्यूएशन कैसे करनी है। और हमारी कम्युनिटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है करिकुलम, सेल्फ डिपेंडेंट होती है हमारी कम्युनिटी, बच्चों को सोशल एडजस्टमेंट में हेल्प मिलती है, सोशल सर्विस में हेल्प मिलती है, और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो प्रिजर्व भी रहेगा। ठीक है, तो ये सब आप एक्सप्लेन करना। थोड़ा सा छोटा सा कंक्लूजन लिख सकते हैं हम जर्नली। पहले इंट्रोडक्शन तो आप लिखना ही लिखना, कंक्लूजन कोशिश करना कि आप लिख दो, लेकिन इंट्रोडक्शन, हेडिंग, फ्लो चार्ट, डायग्राम से जितना ये बनाओगे उतनी ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगी, और जितना ज़्यादा पेजेस लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। पेजेस ज़्यादा का ये, पेजेस तो ज़्यादा लिखने हैं लेकिन उसमें आप इन्फॉर्मेशन भी रेलेवेंट लिखना। और ये सोच के मत लिखना कि टीचर्स जो हैं वो सारा कुछ नहीं पढ़ती, अगर इस वजह से लिखा और बाय चांस पढ़ा, क्योंकि पढ़ा तो जाएगा ही, ऐसे ही चेक नहीं होता, ऐसे ही मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ बच्चे करते हैं कि टीचर्स चेक नहीं करेंगी, कुछ उल्टा सीधा लिख आते हैं मतलब आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए, तो वो सब मत करना, बेशक थोड़ा कम लिख देना। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ NCF, एन्यूमरेट द मेन एरियाज एट विच NCF 2005 फोकस। देखिए NCF 2005 क्या होता है। NCF में एक ही ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम का मतलब अभी हमने देखा क्या होता है,
अब नेशन के लिए, पूरे हमारे जो नेशन है उसके लिए कैसा करिकुलम फ्रेम होगा वो बताता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और 2005 में बताता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हुई थी, जैसे कि एन्यूमरेट द मेन एरियाज एट विच NCF 2005 फोकस। तो वो किस में फोकस करता है? वो फोकस करता है करिकुलर एरियाज, जो नॉलेज मिल रही है बच्चे को वो रेलिवेंट हो, और जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंटरेस्टिंग इन्वॉल्वमेंट भी हो, एक्सटेस्टिक भी इन्वॉल्वमेंट हो, यानी बच्चा हर तरफ से सीखे, जो स्कूल की 4 दीवारियों से नहीं सीखे, बाहर से भी सीखे। तो ये सब आपको बताने हैं। हाउ डू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू NCF कॉन्स्टिट्यूट अ स्कूल कम्युनिटी, यानी NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो एक स्कूल की कम्युनिटी को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उसमें उनका कैसा मेन रोल होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, पहले आपको कम्युनिटी का मतलब पता होना चाहिए। कम्युनिटी होती है हमारी आसपास की चीज़ें, और स्टूडेंट्स जो होते हैं वही अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं, वही एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना होगा, और ये 5 मार्क्स में आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। टीचर्स नीड सम टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड प्लानिंग, व्हाट शुड दे डू ड्यूरिंग दिस पीरियड। टीचर को कुछ टाइम चाहिए होता है प्लानिंग के लिए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इस पर आपको लिखना है, ठीक है। तो टीचर को एटलीस्ट 45 मिनट्स डेली चाहिए होते हैं कि उसे पूरे दिन में क्या पढ़ाना है, अब इसके बाद उसे अपना काम कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। और 2 to 3 आवर्स जो पूरे वीक के होने चाहिए टीचर्स के पास, कि उन्हें नेक्स्ट वीक में क्या पढ़ाना है, कितना उन्हें कवर करवाना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं टीचर के पास होना चाहिए, वरना अगर टीचर से बुक लेके क्लास में चली जाएगी और उसको पहले ही नहीं पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, या सपोज़ PTA मीटिंग है और उसको बच्चों के बारे में रिफ्लेक्ट करने का, अपनी डायरी में लिखने का मौका ही नहीं मिला। अब क्लास में इतनी सारे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है, वो कंफ्यूज हो जाएंगी और प्रॉपर फीडबैक नहीं दे पाएंगी। इसलिए टीचर को टाइम मिलना चाहिए रिफ्लेक्शन और प्लानिंग के लिए। ठीक है, अब देखिए, व्हाट इज़ द टेक्स्ट बुक, डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग अ गुड टेक्स्ट बुक। देखिए, टेक्स्ट बुक क्या होता है? टेक्स्ट बुक एक बुक होती है जिसमें जो हमें पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सब उसमें लिखा होता है। अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, रिलेशनशिप, ये सब होती है उसमें। ठीक है, और ये एक नॉलेजेबल पर्सन द्वारा लिखी जाती है, और इसे पढ़ाने के लिए भी एक नॉलेजेबल पर्सन चाहिए होता है। ठीक है, तो डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस, क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि ये हमारी रेफरेंस के लिए हेल्पफुल होती है, क्लास और होमवर्क करने के लिए हेल्पफुल होती है, टीचर्स के लिए हेल्पफुल होती है, पेपर बनाने के लिए यूज़फुल होती है। ठीक है, इसमें हमें एक्सरसाइज करने को मिल जाती है, और एडिशनल क्वेश्चंस हम इसमें से कर सकते हैं बुक्स में से। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि क्राइटेरिया क्या है एक अच्छी टेक्स्ट बुक सिलेक्ट करने का। तो पहले उस अच्छी टेक्स्ट बुक वो होगी जिसमें सारा कोर्स कवर हो, नॉलेज हो, जो डीप नॉलेज हो, लैंग्वेज प्रॉपर यूज़ हो, अप्रोच अच्छी यूज़ करें, मतलब लैंग्वेज भी अच्छी यूज़ हो, बच्चे समझ पाएँ, एग्जाम्पल्स हो ज़्यादा से ज़्यादा, समरी दे रखी हो, एक्सरसाइज दी हो ताकि बच्चे कर लें, प्रोजेक्ट्स वगैरह दी हो ताकि बच्चों की डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, एन्यूमरेट 4 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। देखिए, सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? एडिशनल, मतलब अलग से बुक्स के अलावा। तो सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में हमारे पास आती हैं रेफरेंस बुक। 4 टाइप्स बताना है, जैसे एक रेफरेंस बुक हो गई। रेफरेंस बुक मतलब एडिशनल बुक्स, इसके अलावा बुक। एक तो मेन टेक्स्ट बुक होगी, उसके अलावा भी बच्चे बुक्स यूज़ कर सकते हैं, वो स्टोरी बुक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर देना। फिर होते हैं जर्नल्स। जर्नल्स क्या होते हैं? कभी कभी कुछ टाइम पीरियड बाद मंथली भी पब्लिश होते हैं, मंथली पब्लिश होते हैं, वीकली पब्लिश होते हैं, 2 महीने में पब्लिश होते हैं। इसमें क्या होता है कि क्या क्या काम हुआ है। ठीक है, जैसे कि 2 टाइप के जर्नल होते हैं, एक एकेडमिक जर्नल और एक होता है ट्रेड जर्नल। जो ट्रेड जर्नल होता है वो बिज़नेस वाले लोगों के लिए होता है, जो एकेडमिक होता है वो स्टूडेंट्स वगैरह के लिए होता है। इसमें रिसर्च करी गई है कि हमने ये काम करा, ये न्यू वेबसाइट्स हैं, ये आर्टिकल्स वगैरह उसमें छपते हैं। तो जर्नल्स भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, सप्लीमेंट्री। अब होती है वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती हैं? एडिशनल काम करने के लिए, जैसे कि उसमें कलरिंग भी हो सकती है, ड्राइंग भी हो सकती है, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हो सकती है। जैसे सपोज एडिशन का चैप्टर था जो हमने मेन टेक्स्ट बुक से पढ़ा, फिर अगर हम वर्कबुक लेंगे तो उसमें और हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वर्कबुक हो गई। फिर होती है लर्निंग किट्स। लर्निंग किट्स होती हैं अलग अलग किट्स हो गई, साइंस किट्स हो गई, जिसमें बच्चे हैंड और माइंड का यूज़ करके कुछ चीज़ें समझते हैं। साइंस किट होती है, मैथ्स किट्स होती हैं, लैंग्वेज किट भी आ गई हैं। अब और होता है प्रोग्राम लर्निंग, यानी कि हम प्रोग्राम लर्निंग का यूज़ करके भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक अ टॉपिक ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ अ प्राइमरी क्लास एंड डेवलप एटलीस्ट 10 वर्कबुक एक्सरसाइज टू बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास। कोई भी आपको क्लास चूज़ करनी है, सपोज क्लास 3rd चूज़ कर ली, अब उसमें से एक पोएम ले ली,
ठीक है, उसके क्वेश्चन बना दिए। क्वेश्चन लिखने होंगे, इसमें आपको पोएम नहीं लिखनी। एडिशन का चैप्टर ले लिया, डिवीजन ले ली, फ्रैक्शंस ले लिया, उस पर वर्कबुक बनाओ। और ज़रूरी नहीं है कि आप, ज़रूरी क्या, कोशिश करो कि आप हर एक सब्जेक्ट को इंक्लूड करो। जैसे ईवीएस की 2 वर्कशीट बना लो, इंग्लिश की 3 बना लो, ठीक है, हिंदी की 2 बना लो, और बाकी मैथ्स की बना लो। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके टॉपिक्स उसमें इंक्लूड हो जाएं। व्हाट इज़ लर्निंग किट्स, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस। अभी मैंने आपको बताया था कि लर्निंग किट क्या होती है। लर्निंग किट ऐसी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है जिसमें बच्चों को माइंड और हैंड दोनों का यूज़ करके बच्चा चीज़ें सीखता है, एक्सप्लोर करता है। साइंस किट्स में क्या आता है, साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए चीज़ें दी होती हैं। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक सेल्फ कंटेंट किट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसमें हमें गाइड बुक भी मिलती है कि हमें ऐसे बनाना है, ये चीज़ ऐसे बनाना है, और सामान भी मिलता है। ये लर्निंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बच्चा इसको याद कर पाता है क्योंकि बच्चे ने वो खुद करा है। इकोनॉमीज़ मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है, मतलब क्योंकि बच्चा खुद करके सीखेगा तो उसे वो चीज़ लाइफ टाइम याद रहेगी, और वो कॉस्ट वाइज भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। टेक्स्ट बुक की नॉलेज को और इन्हांस कर देती है, और पोर्टेबिलिटी मतलब इसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलूसिडेट द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। यानी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं हमारे, वो इसमें हमें बताना है। बहुत सारे आपको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग मिलेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला होता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जो मतलब बच्चे आसपास देख सकते हैं, पहले उससे लेके ऐसे टॉपिक्स पे हमें बच्चे को लेके जाना है जो बच्चे नहीं देख सकते। जैसे कुछ चीज़ें आप फीलिंग के बारे में बच्चे को बताओगे, वो इतने अच्छे से नहीं समझ सकता। कॉन्क्रीट चीज़ें दिखाओ उसके आसपास कुछ टॉय है या क्लास में मटेरियल यूज़ हैं, तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना चाहिए। पर्टिकुलर टू जर्नल जाना चाहिए। पहले एक चीज़ समझाओ, जैसे एक क्रो ब्लैक है, सेकंड क्रो इज़ ब्लैक, थर्ड क्रो इज़ ब्लैक, तो बच्चा आगे का खुद समझता जाएगा। पर्टिकुलर चीज़ से जर्नल चीज़ें पे जाओ। फ्रॉम नोन टू अननोन, पहले ऐसी चीज़ बताओ जो बच्चे जानते हैं। जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले हम उसकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं, तो पहले नोन टू अननोन पे जाना है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सिंपल चीज़ें समझा के फिर कॉम्प्लेक्स समझानी है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, पहले बच्चों का साइकोलॉजिकल चीज़ समझनी है। जैसे बच्चा लॉजिकल नहीं सोचता, उसके माइंड में अपनी लॉजिक्स चलते हैं, तो वो उस हिसाब से सोचता है। ठीक है, ये होता है होल टू पार्ट्स। पहले पूरा एक प्रॉपर तरीका समझाओ। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें आप बच्चों को व्हीकल्स के बारे में बता रहे हो, तो पहले ओवरऑल व्हीकल्स के बारे में बताओ कि क्या क्या व्हीकल्स होते हैं। कोई एरोप्लेन बोलेगा, कोई कार बोलेगा, कोई बस, फिर उन्हें बताओ कि ये लैंड, एयर, वाटर के ट्रांसपोर्ट होते हैं। रियल टू रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि बच्चों को फ्लावर के पार्ट्स पढ़ाने से पहले आपको एक फ्लावर दिखाना होगा, फिर आप उसको अलग अलग करके बताओ ताकि बच्चा अच्छे से समझे। ठीक है, तो ये कुछ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग के बीच का क्या रिलेशनशिप है। टीचिंग में कौन इंक्लूड होती है, टीचर, और लर्निंग में कौन इंक्लूड होता है, लर्नर। तो इनका एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। ठीक है, टीचिंग में क्या करते हैं, टीचिंग में एक बंदा होता है, जो एक पर्सन होता है, वो पढ़ाता है, अपनी नॉलेज और स्किल दूसरे पे इम्पार्ट करता है। और जो टीचर की मतलब टीचिंग का आपको बताना होगा कि टीचिंग क्या होती है। फिर लर्निंग में क्या होता है, जो भी उसको बच्चे को सिखाया जा रहा है वो ग्रैब करता है, उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके समझने की कोशिश करता है और उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। तो इनका एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। अगर लर्नर अच्छा है और टीचर अच्छा नहीं है तो भी अच्छे से टीचिंग लर्निंग नहीं हो पाएगी। और लर्नर जो है वो समझना नहीं चाहता और टीचर है समझाना चाहती है, टीचर अच्छी है और लर्नर अच्छा नहीं है तो भी टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग। मेथड्स होता है तरीका, ठीक है, क्या हमें तरीका यूज़ करना है, और स्ट्रैटेजी होती है कि हम क्या यूज़ करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो ये होता है मेथड्स ऑफ टीचिंग और स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग। ठीक है, जैसे मेथड्स में क्या होता है, लेक्चर मेथड भी होता है, और लेक्चर मेथड हो गया हमारा, और क्या कहते हैं प्रोसीजर में क्या होता है कि बच्चे को लेक्चर मेथड कैसे पढ़ाना है, कुछ पिक्चर्स भी दिखा के पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, क्या यूज़ करना है क्या यूज़ नहीं करना, ये हो गई स्ट्रैटेजीज़। फिर होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कुछ करके दिखाना बच्चों को। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी क्या होगी, डेमोन्स्ट्रेशन को आप कैसे दिखाओगे। देखो सबसे पहला क्या है, व्हाट इज़ लेक्चर मेथड, एक्सप्लेन इट्स फीचर, व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक इन यूजिंग द लेक्चर मेथड।
तो इस क्वेश्चन में बताना है कि लेक्चर मेथड क्या होता है, और अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया लेक्चर मेथड क्या होता है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इट्स फीचर, क्या इसके फीचर होते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें होता है वन वे कम्युनिकेशन, यानी टीचर बोलती है बच्चे सुनते हैं। स्टूडेंट्स रिमेन पैसिव, स्टूडेंट जो होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ सुनते हैं। मैनेजिंग लार्ज क्लासेस, ये इसलिए होता है लेक्चर मेथड, इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे जब स्टूडेंट ज़्यादा हों, इस वजह से लेक्चर मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है। मैनिपुलेटिव इंटरवेंशंस नॉट रिक्वायर्ड, मतलब बच्चे जो हैं बीच में अपने आंसर्स नहीं बोल सकते, सजेशन नहीं दे सकते। बेस्ड ऑन आइडियलिज्म फिलॉसफी, आइडियलिज्म के ऊपर ये बेस्ड है, और आइडियलिज्म का मैंने आपको पिछली वीडियो में मतलब बताया था। व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक इन यूजिंग द लेक्चर मेथड, जब भी हम लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो न्यू फैक्ट्स वगैरह है, और जो प्रोसेस है किसी भी काम का, अगर हम लेक्चर दे रहे हैं तो उस टॉपिक के प्रोसेस बताने हैं, फैक्ट्स बताने हैं। टीचिंग प्रीवियस नॉलेज के बिना होगी, टीचिंग ऑफ टॉपिक्स विदाउट प्रीवियस नॉलेज, क्योंकि उसमें बच्चों की इंट्रैक्शन होती है, तो वो लेक्चर मेथड नहीं होगा। टीचिंग द सीनियर स्टूडेंट, ज़्यादातर ये जो है सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो अब देखिए प्रिकॉशंस की बात, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। जो भी पढ़ा रहा है, जो भी लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है, उसको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वो अच्छे से उसको बोलना आना चाहिए, एक्सप्रेशन अच्छे से देना चाहिए, उसको बोलने की आदत होनी चाहिए, वो आई कांटेक्ट बना के रखे। ठीक है, स्टूडेंट्स का ध्यान रखे कि उनकी स्टूडेंट्स की मेंटल एज के अकॉर्डिंग वो बोले, और जो उसकी आवाज़ है वो दूर तक बच्चों तक जानी चाहिए। ठीक है, बच्चों के अंदर नोट बनाने की स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो हम लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे तो ध्यान रखना है हमें। गिव 2 सूटेबल एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द टॉपिक दैट शुड बी प्रेफर टू टीच थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इन साइंस, सोशल स्टडीज़, मैथ्स इन अपर प्राइमरी क्लासेस। अपर प्राइमरी क्लासेस 4th 5th तक अगर हमें पढ़ाना है साइंस, तो हम कौन से 2 टॉपिक्स को लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे। सोशल स्टडीज़ में कोई 2 टॉपिक्स लेने हैं, और मैथ्स में 2 टॉपिक्स लेने हैं जिनको हम लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो आपको सूटेबल लगे। एक्सप्लेन ब्रीफली इन द फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ टीचिंग थ्रू एक्सपेरिमेंट मेथड। देखिए एक्सपेरिमेंट मेथड होता है कि कुछ जब हम करके दिखाते हैं बच्चों को, जब बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो होता है एक्सपेरिमेंट मेथड। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या होते हैं, इसमें बच्चों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है। टीचर जो होते हैं फैसिलिटेटर होती है, टाइम टू टाइम बच्चों को बताती रहती है। ये एक्सपेरिमेंट रिसर्च बेस्ड है, बच्चे इसमें रिसर्च करते हैं। स्पेड वर्क ऑफ द टीचर, मतलब टीचर ज़्यादा काम नहीं करती, वो बच्चों को समझाती है, फिर बच्चे काम करते हैं। ग्रुप वर्क, वो ग्रुप वर्क को प्रमोट करता है। इस पर रिपोर्ट लिखते हैं, मतलब जो बच्चों ने सीखा उसके ऊपर वो फिर रिपोर्ट लिखते हैं। और फर्स्ट हैंड लर्निंग होती है, बच्चा फर्स्ट हैंड लर्निंग करता है, वो खुद समझता है उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके। डिस्क्राइब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ टीचिंग थ्रू एक्सपेरिमेंट मेथड, यानी प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है। स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सबसे बताना है कि एक्सपेरिमेंट है क्या, हम क्या ढूंढने वाले हैं। फिर डेवलपिंग हाइपोथेसिस, मतलब फिर हम ये बोलेंगे मेटल को, जो सपोज हमने मेटल का चैप्टर लिया कि मेटल एक्सपैंड होता है जब गर्म होता है, तो ये एक हाइपोथेसिस है, अभी हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करा और अभी ये मान के चलते हैं। फिर डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिपोर्ट बनाएंगे, और फिर जो हमारी हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो जाएगी। When will you prefer to organize group dynamics and why, यानी ग्रुप वर्क हम कब कब ऑर्गेनाइज करेंगे और क्यों करेंगे। ग्रुप वर्क हम तब करेंगे ताकि बच्चों की सोशल इंटरेक्शन हो, बच्चा सोशल इंटरेक्शन करे और ग्रुप में बातचीत करना सीखे, इसलिए हम करते हैं ग्रुप इंटरेक्ट, मतलब ग्रुप इसलिए हम बनाते हैं। और इसके साथ ये बताना है कि हम ग्रुप बनाना अच्छा होता है या नहीं होता। अगर आप टीचर होंगे तो आप ग्रुप वर्क करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, और अगर हाँ है तो रीज़न देना है, और ना है तो भी रीज़न देना है। व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड होता है जब टीचर एक टॉपिक दे देती है और उस पर बातचीत करते हैं, फिर एक फाइनल रिजल्ट पे आते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि 8 तक बच्चे प्रमोट होते हैं, ये पॉलिसी अच्छी है कि नहीं, तो डिस्कशन होगा। फिर क्या होगा, हम अपने आंसर तक आएंगे। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है स्टूडेंट्स की भी और लर्नर्स की भी, लेकिन वीकनेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और इसमें हमें एक ऐसे नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत होती है जिसको एक प्रॉपर नॉलेज हो, टीचर को प्रॉपर नॉलेज हो कि बच्चा अगर गलत बोल रहा है तो वो उसे करेक्ट कर पाएँ। तो वीकनेस और स्ट्रेंथ आपको बतानी होगी। व्हाट इज़ राइट टू एजुकेशन, व्हाट डज इट से इफ अ चाइल्ड फेल टू गेट एडमिशन टिल द एज ऑफ 19। तो राइट टू एजुकेशन का मतलब होता है कि सब बच्चों को एजुकेशन का अधिकार है, और एलिमेंट्री क्लासेस तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। कोई भी मना नहीं कर सकता बच्चों को एडमिशन लेने से। और रिलैक्सेशन है एज की, मतलब जैसे बच्चा अगर कभी स्कूल नहीं गया और वो फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है कि 14 सपोज 10 ईयर की एज में स्कूल जा रहा है, तो जो 10 ईयर का बच्चा होगा वो जाएगा 5th में जाएगा, 4th या 5th में जाएगा,
तो ये राइट टू एजुकेशन बोलता है कि फ़र्क नहीं पड़ता वो फर्स्ट में गया है नहीं गया, जो भी उसकी एज अप्रोप्रिएट है वो उसमें जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट डज़ इफ़ अ चाइल्ड फेल्स टू गेट एडमिशन टिल द एज ऑफ 9, तो यही बताता है अगर बच्चा 9 साल तक भी कभी स्कूल नहीं गया, इवन इसमें बताते हैं 14 ईयर्स तक अगर बच्चा स्कूल नहीं गया तो फिर तब तक हम उन्हें स्कूल्स में डाल सकते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग। एक्सप्लेन द फ्रेज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एज कंटेन्ड इन द RTE एक्ट। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का ये मतलब है कि जब एलिमेंट्री क्लासेस हैं 8 तक, वहाँ तक जितने भी बच्चे हैं 14 साल तक के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। जो लोग प्राइवेट स्कूल में डाल सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल में डालो, जिनको गवर्नमेंट में डालना है गवर्नमेंट में डालो, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो एटलीस्ट गवर्नमेंट स्कूल में तो बच्चों को डालेंगे ही डालेंगे। उन्हें फ्री बुक्स, उनको ड्रेस, सब कुछ जो होगी वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और उनकी जो एजुकेशन है वो कंपलसरी एजुकेशन है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, वेरियस प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट 2009, हाउ सच प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। यानी जो ये जो एक्ट था इसको चैलेंजेस क्या क्या आए थे। देखिए कुछ बच्चे थे कि आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन जिनका डाटा नहीं था, ऐसे कितने सारे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे और उनका रिकॉर्ड्स में नाम नहीं था, उनको ऐड करना था। ठीक है, कई सारी एजेंसी, कुछ पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, कुछ जो गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं वो काम नहीं करना चाहते। ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ स्कूल जो थे वो बच्चों के कुछ ऐसे स्कूल हैं, ये स्कूल थोड़ा घर के दूर हो गया या ऐसे स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। डिफरेंट लैंग्वेजेस, सपोज कोई हिंदी बोलने वाला बच्चा और वो साउथ में चला गया तो उसे प्रॉब्लम आ रही है। लैक ऑफ पैरिटी बिटवीन प्रिविलेज एंड लेस प्रिविलेज, जिन बच्चों को ज़्यादा, जो थोड़े प्रिविलेज बच्चे हैं जिनके पास थोड़ा मनी वगैरह है वो स्कूल्स में चले जाते हैं, लेकिन जो लेस प्रिविलेज हैं जिनके पेरेंट्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो स्कूल नहीं जा पाते। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट्स या फिर HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, इन सबको एक साथ कोऑर्डिनेशन बना के काम करना होगा। कुछ रूल्स बनाने होंगे और इम्प्रूव करना होगा गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ बच्चे स्कूल अच्छा नहीं होता इस वजह से भी नहीं जाते। एजुकेशनल डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयर करनी होगी और टाइम चेक करना होगा कि स्कूल ये सब प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, चेकिंग हो रही है कि नहीं। Next question is, what is constructivism? State the key points in the concept of constructivism as given by Piaget. Which dimension has been added by Vygotsky in the concept of constructivism? Constructivism होता है कि जब बच्चा खुद अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखता है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को, उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिविज्म। ये आपको एक्सप्लेन करना है। सेट द की पॉइंट्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म एज गिवन बाय पियाजे। पियाजे ने क्या बताया था कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए। ठीक है, पियाजे क्या बोलता था कि कंस्ट्रक्टिविज्म होनी चाहिए, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, आपने इनका नाम बहुत जगह सुना भी होगा। तो ये भी बोलते हैं कि बच्चा खुद हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करे, उनसे सीखे। ठीक है, बच्चे एक्टिव एक्सप्लोरर्स होते हैं, वो ये बोलते थे। और जब तक बच्चे को हम स्पून फीडिंग कराएंगे तब तक बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो जीन पियाजे और वाइगोट्स्की दोनों ने ही कंस्ट्रक्टिविज्म को बोला था। तो ये बताते हैं कि बच्चों के जो स्कीमाज होते हैं, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये आपने PPE में भी पढ़ा होगा, उससे बच्चा सीखता है, उसको हमें इन्हांस करना है। ठीक है, तो ये सब आपने PPE में सीखा होगा, उससे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, हाउ विल यू टीच थ्रू डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड होता है कि एक हमने बच्चों को एक टॉपिक दिया, उसमें अब आपको खोज करके लानी है, इंक्वायरी करके लानी है और फिर अपना आंसर निकालना है। तो ये होती है डिस्कवरी मेथड। इसमें क्या होता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, टीचर्स जो होती थी बस वो एक क्वेश्चन है उसका आंसर बता देती थी और फिर बच्चे लर्न करते थे। लेकिन डिस्कवरी मेथड में बच्चों को टीचर ने क्वेश्चन दिया और उनको पूरा एक्सप्लोर करना होगा कि कैसे क्या आंसर है। वो आसपास जाएंगे, पूछेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे और फिर वो अपना आंसर निकालेंगे। तो ये डिस्कवरी मेथड से आप कैसे पढ़ा सकते हैं। कोई एक टॉपिक लेना है और उससे बताना है कि डिस्कवरी मेथड से हम कैसे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मेथड, डिस्क्राइब इट्स फीचर, क्रिटिकली एग्जामिन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो देखिए प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बताना है। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस पर बच्चों को प्रोजेक्ट प्रिपेयर करके लाना होता है। कोई भी जैसे छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, विंटर वेकेशंस होती हैं, उसमें भी हमें एक प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये होता है, इसमें क्या होता है बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। इसके फीचर्स हैं कि बच्चा खुद करके सीखता है। बच्चों को प्रोजेक्ट में सिर्फ ऑप्शन मिलता है, या तो आप ये वाला चार्ट बना लो, ये बना लो, या फिर ये वाला काम कर लो, ये काम कर लो। तो बच्चों को चॉइस मिलती है। ठीक है, कोऑपरेटिव बच्चे कहीं ना कहीं से हेल्प लेके बच्चे करते हैं, तो बच्चे कोऑपरेशन सीखते हैं। सिंगल वर्क प्रोजेक्ट भी होते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट भी होते हैं। दोनों, सिंगल बच्चों की इंडिविजुअल को इन्हांस करेगा और ग्रुप जो होगा सोशल डेवलपमेंट करेगा बच्चे की। बच्चा जो सोच के प्रोजेक्ट बनाया है वो गोल बच्चा डेवलप करेगा, एक्वायर करेगा।
और इसकी कुछ स्ट्रेंथ भी होती है प्रोजेक्ट की और कुछ वीकनेसेस भी होती हैं। देखिए स्ट्रेंथ क्या होती है प्रोजेक्ट मेथड की, इससे इफेक्टिव लर्निंग होगी, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होगा, इंटरेस्टिंग होता है ये, बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, एटमॉस्फेयर अच्छा क्रिएट होगा। और लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन है कि ज़्यादा टॉपिक्स हम प्रोजेक्ट मेथड में नहीं दे सकते, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ग्रुप प्रॉब्लम भी हो जाती है, थोड़ा ये एक्सपेंसिव भी होता है, इसमें क्वालिटी ज़रूरी नहीं है कि हमें क्वालिटी रिजल्ट मिले। तो ये इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वीकनेस है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट दैट कैन बी टेकन अप इन द टीचिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्री लेवल। तो एलिमेंट्री लेवल यानी 8th क्लास तक, अगर कितने मार्क्स का क्वेश्चन, अगर 10 मार्क्स का होगा तो आप 2 प्रोजेक्ट्स ले लेना, 5 मार्क्स का होगा तो कोई एक प्रोजेक्ट ले लेना। सपोज आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया साइंस का, एक आप ले सकते हो SST का ले लो, या आप एक इंग्लिश का प्रोजेक्ट ले लो, और जो भी टॉपिक है उस पर आपको एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करके देना है बच्चों को, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन फ्रेम करके दो, कुछ गाइडलाइंस दो बच्चों को कि ऐसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। मतलब एक तरह से प्रोजेक्ट का क्वेश्चन बना के देना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सपेरिमेंशियल साइकिल, एक्सप्लेन ब्रीफली इट्स डिफरेंट फेजेस। यानी एक्सपेरिमेंशियल साइकिल जो होती है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, यानी जो बच्चे देख सकते हैं वो चीज़ हमें उन्हें बतानी है। फिर रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन कि उन्होंने उससे क्या समझा, फिर उन्होंने जो समझा उसके आधार पर हम उन्हें बताएंगे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होते हैं जो वो नहीं देख सकते, और फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, फिर उन्हें हम मेन एक्सपेरिमेंट जो है वो करके दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज टीचर्स डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल अंडर द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मेथड, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो टीचर का मेन रोल नहीं होता एक्सपेरिमेंट मेथड में, टीचर एक फैसिलिटेटर होती है और बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे बच्चे अपना कंक्लूजन डिराइव करते हैं, इसलिए टीचर का मेन रोल नहीं होता, टीचर एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उनका रोल होता है तो आपको जस्टिफाई करना होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में टीचर का रोल नहीं होता, टीचर का रोल होता है ज़्यादा लेक्चर मेथड में। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ब्रीफली द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द जॉयफुल लर्निंग अप्रोच। जॉयफुल लर्निंग अप्रोच में क्या होता है, इंटरेस्टिंग वे में हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं, जैसे पोएम कर रहे हैं तो वो एक ऐसे वे में करें कि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे। तो इसकी एडवांटेजेस होती है, बच्चे का सारा टेंशन होता है, वो चीज़ें समझ सकता है, वो हमें लाइफ टाइम उस चीज़ को याद रख सकता है, ठीक है। बच्चा बोर नहीं होता, बच्चे का मन लगता है क्लास में। और डिसएडवांटेजेस होती है कि हर एक टॉपिक को हम ऐसे नहीं पढ़ा सकते, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, वाई इज़ इट नीडेड। इंटरडिसिप्लिनरी होता है जब हम कई सारे टॉपिक्स को एक साथ, मतलब कई सारे सब्जेक्ट एरियाज़ वगैरह को एक साथ मिला के हम अगर पढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चा एक तो पहली बात है चाइल्ड सेंटर्ड होता है, इसमें बच्चे कई सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम इसको कई सारे टॉपिक्स बच्चों को समझा सकते हैं। ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं प्लांट्स, उसमें ज्योग्राफी में बच्चा प्लांट्स के बारे में पढ़ेगा, साइंस में भी पढ़ेगा, तो उससे उसकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी, ठीक है। बच्चे का एटीट्यूड डेवलप होगा, इसलिए हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ाते हैं बच्चों को। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ फील्ड ट्रिप, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप क्या होता है, जैसे कि हमें बच्चों को पढ़ाना है अकबर के बारे में, तो हम उसे ऐसी जगह पे ले जाएंगे जो अकबर के द्वारा बनाई गई है, या फिर हम उसे किसी फोर्ट्स लेके जाएंगे, तो इतने सारे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है वहाँ ले जा सकते हैं। अगर प्लांट्स का पढ़ाना है तो हम बच्चों को गार्डन्स वगैरह में लेके जा सकते हैं। तो ये होती है फील्ड ट्रिप्स, यानी बाहर बच्चों को एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी हो जाएगी और बच्चों को एक टॉपिक को लाइफ लॉन्ग वो लर्न कर पाएगा, क्योंकि उसने खुद वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस करा है। तो इसके एडवांटेजेस तो यही हो गए कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है बच्चों को, वो अच्छे से टॉपिक समझ पाएंगे, और उनको थोड़ा चेंज मिल जाता है क्लासरूम से। और उसके लिमिटेशंस है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, हमें ये देखना पड़ता है कि बच्चे ज़्यादा शैतानी ना करें, उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और हर एक टॉपिक को हम इससे नहीं समझा सकते। व्हाट इज़ ICT, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ICT बेस्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच। ICT होता है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ICT का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, हम प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हैं और उससे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे स्कूल्स में प्रोजेक्टर्स वगैरह लग गए हैं, और उसमें हम बच्चों को स्टोरी क्लिपिंग्स ये सब दिखा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। व्हाट इज़ E-लर्निंग, हाउ डज़ लर्निंग टेक प्लेस थ्रू इट। E-लर्निंग होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का अगर यूज़ करते हैं और उससे बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो होती है E-लर्निंग। जैसे TV क्लिप्स हो गई, न्यूज़ क्लिप्स हो गई, या फिर हमने बच्चों को इंटरनेट पे वीडियो दिखाई है, तो वो होती है E-लर्निंग। और इससे हम कैसे पढ़ा सकते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट है, जैसे हम दिखाते हैं जर्मिनेशन का प्रोसेस दिखाना है, जर्मिनेशन यानी कि एक सीड एक प्लांट में कैसे बनती है, तो वो हम बच्चों को वीडियो से दिखा सकते हैं, ठीक है।
व्हाट इज़ अ कोर्स वेब पेज, व्हाट आर इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कोर्स वेब पेज क्या होता है? कोर्स वेब पेज होता है जब हम किसी साइट पे जाके अपना आंसर सर्च करते हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए एजुकेशन की चीज़ें मिलती हैं। जैसे एक बच्चे को अकबर के बारे में सर्च करना है, वापस अकबर का ले लेते हैं, तो वो लिखेगा, फिर एजुकेशनल साइट्स खुलेंगी, वहाँ पे उसके बारे में और भी चीज़ें निकल के आएंगी। तो ये होता है एजुकेशनल कोर्स वेब पेज। स्ट्रेंथ क्या होती है? इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल जाते हैं और हम भी अपना पेज बना सकते हैं, उस पर अपलोड कर सकते हैं। तो साथ में वीकनेस ये भी होते हैं, कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी बच्चों को उससे मिलती है। देखिए, what is evaluation, how is it different from measurement, assessment and examination। evaluation होता है बच्चों ने कितना सीखा, तो और measurement, assessment और examination से इसको डिफ़र करना है, ठीक है। देखिए, जो इवैल्यूएशन होती है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होती है, यानी बच्चे ने कितना सीखा सिर्फ मार्क्स पे ही नहीं, लेकिन मेजरमेंट और एग्जामिनेशन जो होती है और असेसमेंट भी ये मार्क्स के बेसिस पे होती है, यानी कितना बच्चे ने स्कोर करा, 70% स्कोर करा या 80% स्कोर करा, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ इज CCE डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन, विच सिस्टम वुड यू प्रेफर एंड वाई। देखिए, CC में कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, बच्चे का स्कोलेस्टिक एंड कोस्ट स्कोलेस्टिक एरियाज दोनों पे फोकस किया जाता है, और ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ बच्चों के मार्क्स पे फोकस किया जाता है। सबसे बेटर CCE माना जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चा पढ़ाई में वीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा नहीं है। पहले के टाइम में ये माना जाता था जो सिर्फ पढ़ने में अच्छा है वो ही बच्चा अच्छा होगा। तो और CCE बोलता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, खेलने कूदने के साथ, पढ़ाई के साथ सब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? जिसमें मार्क्स मिलते हैं, जिसमें बच्चों को ग्रेड्स मिलते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड मिलता है, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस ये होती है कि ये फेयर होता है, यानी जैसे अगर किसी बच्चे के 70% आए, 70 to 80% आए, तो वो B1 में आएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है इसमें, अगर किसी बच्चे के 71 आए वो भी B1, और अगर किसी बच्चे के 79 आए वो भी B1 होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी इसकी प्रॉब्लम है कि सारे बच्चों को एक ही जैसा हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे किस बच्चे ने कितना सीखा, हमें तो लगेगा कि वो B वाला ही बच्चा है, ठीक है। तो और ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब ये अच्छा क्यों माना जाता है कि इसमें मिस क्लासिफिकेशन नहीं होती स्टूडेंट्स की, सब बच्चे एक समान माने जाते हैं, ठीक है। कास्ट मतलब कैट रेस नहीं मानी जाती, मतलब इसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने की कोशिश नहीं करते। कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ वो मार्क्स पे फोकस करते हैं, तो उनके लिए ये बेटर है कि वो सिर्फ मार्क्स पे फोकस ना करें, वो ग्रेड के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। और ये न्यूट्रल माना जाता है। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। वैलिडिटी मतलब वो बच्चों के लिए वैलिड है कि नहीं, और रिलायबल मतलब अगर एक टेस्ट है, ठीक है, उसमें एक 2nd क्लास का बच्चा और तुमने उसे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे दी, तो वो उस बच्चे के लिए रिलायबल नहीं होगा। तो ये होता है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में डिफरेंस। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द ब्रीफ अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट ये होता है बच्चे का माइंड चेक करने के लिए, उसका माइंड कितना तेज़ है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो ये देखने के लिए कि बच्चे को किस फील्ड में प्रॉब्लम है, डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम। और साइकोलॉजिकल टेस्ट बच्चे की साइकोलॉजी जानने के लिए, बच्चे का नेचर कैसा है, ये सब जानने के लिए ये टेस्ट होता है। प्रिपेयर एन इमेजिनरी प्रोफाइल पेज ऑफ अ स्टूडेंट एंटरिंग द रिकॉर्ड ऑफ हिज अचीवमेंट, यानी कि आपको एक टेबल फॉर्म में आप बना लेना, स्टूडेंट का नाम लिखना, उसमें उसकी पर्सनल डिटेल लिखना, ठीक है, उसमें कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर करा, वो गेम्स में कैसा है, एक्टिविटीज़ में कैसा है, उसका क्लास में बिहेवियर कैसा है, ये सब इसमें लिखना होगा। सो ये हमारा था डे 3 करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन 2nd ईयर स्टूडेंट्स के लिए। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।